हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू टू ऑन आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म क्लैटिट्यूड लॉ एकेडमी। इफ यदि हम प्रीवियस ईयर पेपर क्लाइट का 2020 पेपर का मेनली क्वांट का देखें तो आप पाएंगे कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 2020 से ऑनवर्ड्स वो टोटली क्या डीआई बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जबकि हमने प्रीवियस वीडियोस और जितने भी लेक्चर्स हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं उस पर आपने देखा होगा कि मैंने हर एक जब भी मैंने क्वांट का क्लास लिया है, चाहे एवरेज हो, परसेंटेज हो, सी आई डी आई, सी आई एस आई, उस सारे चैप्टर्स में, सारे लेक्चर्स में हमने एक बार बार बोला कि यदि आपको डी आई सॉल्व करना हो, यदि आपको डी आई सॉल्व करना हो तो देन यू हैव टू नॉलेज ऑफ एवरेज, परसेंटेज, जो एक बेसिक नॉलेज होता है। लेकिन बार बार ये क्वेश्चन उठते हैं कि ये सर डी आई तो सॉल्व करना है, बट डी आई क्या होता है। ये मुझे पूरी तरीके से पता है कि आपको डी आई के बारे में पता होगा क्योंकि आप क्लैट का एस्पिरेंट है। लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट का एक डेकोरम है और एक कह सकते हैं कि एक कोर और फंडामेंटल जो जिसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं वो है कि हम जीरो से लेकर सारे चीज़ को कवर अप करने का प्रयास करते हैं ताकि एक स्पीकर जो वीक बच्चे हैं उनका भी एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो और जिससे वो स्टेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई अच्छे नंबर से कर पाए। इसीलिए हमने सोचा आज जो डी आई मीन्स जो डी आई तो टोटली बेस्ड जो हमारे फंडामेंटल चैप्टर्स हैं, एवरेज, परसेंटेज, सी आई, रेशियो, प्रोपोर्शन, उस पर बेस्ड रहता है। लेकिन आखिर डी आई क्या होता है, डी आई का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, डी आई किस पे फंक्शन करते हैं, डी आई का अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, उसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, उसको किस तरीके से अप्रोच करते हैं, ये सारे हम चीज़ों को हम एक इस लेक्चर में देखेंगे कि आखिर डी आई होता क्या है, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, उसको अलग अलग यदि एक डी आई पे कितने क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, और यदि हम डी आई को एक बार रीड आउट कर ले तो क्या जो क्वेश्चंस उसके बेस पे पूछे गए हैं वी विल एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इन सारी चीज़ों को हम आज के लेक्चर में देखेंगे ताकि आपको एक माइंड मेकअप हो जाए कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हमने एक आज का टैगलाइन ही हमारा क्या, बेसिक इंट्रोडक्शन टू डाटा इंटरप्रिटेशन। तो चलिए देखते हैं कि आखिर डी आई होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, उस टाइप्स को किस तरीके से देखते हैं और उसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। लेट्स ट्राई। क्या है ये, सबसे पहला ही हमारा क्या है, व्हाट इज डाटा इंटरप्रिटेशन। कह रहा है डाटा इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग प्रोवाइडेड डाटा एंड यूजिंग द डाटा फॉर द कैलकुलेटिंग द रिक्वायर्ड वैल्यू। कह रहा है क्या डाटा इंटरप्रिटेशन क्या है, प्रोसेस रिव्यूइंग द प्रोवाइडेड डाटा मीन्स जो भी डाटा हमें एक ग्राफ के रूप में, एक पाई चार्ट के रूप में, एक कैसलेट डीआई के रूप में, अब ये सारी चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ, ग्राफ, पाई चार्ट, ये हो सकता है कि सर ये सब क्या होता है, तो ये मैं अभी आगे अगले स्लाइड जो पे आएगा उस पर हम देखेंगे किस तरीके से ये क्वेश्चंस को फॉर्म करते हैं। तो ही क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डाटा इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग प्रोवाइडेड डाटा, मतलब जो भी डाटा आपके क्वेश्चंस के ऊपर दिए गए हैं, मतलब ये एक डीआई दिया जाएगा आपको, उसके बेस पे क्वेश्चन दिए जाएंगे। वही कह रहा है कि जो भी डाटा आपको दिया गया है उसी को रिव्यू करना है एंड यूजिंग द डाटा कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वैल्यू, मतलब जो भी उस पे क्वेश्चन है उसका जो वैल्यू पूछ रहा है उसको आपको सॉल्व आउट करना होगा। मीन्स सिंपल सी बात है कि जो भी डाटा है उसको आप पढ़िए और उसके बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसी को हम क्या कहते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन। मतलब डाटा है उसको रीड आउट कीजिए, माइंड मेकअप बनाइए और उसके बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, वैल्यू को निकालिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन। क्वेश्चन आते हैं सर क्या डाटा इंटरप्रिटेशन एक ही टाइप्स के होते हैं, तो नहीं, अभी हमने क्या बताया कि पाई चार्ट्स हो सकते हैं, बार ग्राफ हो सकते हैं, कैसलेट डीआई आते हैं, तो इस टाइप के बहुत सारे क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ डीआई होते हैं। तो ये बहुत सारे जो टाइप्स ऑफ डीआई जो होते हैं इसमें से हमने 5 डीआई, जो 5 टाइप्स ऑफ जो कि मेनली एग्जाम में आपके क्लैट के एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हमने पॉइंट आउट किया। और मैं आपको एक एक करके, जैसे कि ये टेबुलर डीआई क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है, लाइन ग्राफ क्या होता है और कैसलेट डीआई क्या होता है, इन सारे चीज़ों को हम देखेंगे कि आखिर टेबुलर डीआई सर आपने बोल दिया था, टेबुलर क्या, पाई चार्ट क्या, बार ग्राफ क्या, लाइन ग्राफ क्या, कैसलेट डीआई क्या, इन सारी चीज़ों को हम बेहतर तरीके से देखेंगे और समझेंगे कि आखिर इन सारे डीआई को किस तरह से फ्रेम किया जाता है और उसके बेस पे किस तरीके से क्वेश्चन को पुटअप किए जाते हैं। वाला चीज़। सेकेंड थिंग हम ये भी जानेंगे कि क्लाइट के पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या वो कैसलेट डीआई होता है, टेबुलर, लाइन ग्राफ, वार ग्राफ, इन सारी चीज़ों पे सिर्फ पुटअप होते हैं या फिर कैसलेट डीआई का परसेंटेज ज़्यादा रहता है, टेबुलर डीआई का परसेंटेज ज़्यादा रहता है, क्या इस पे इसके बेस पे डीआई का फॉर्मेशन होता है। इन सारी चीज़ों को हम बेहतर तरीके से समझेंगे आज।
जैसे कि यदि आप 2020 का पेपर देखेंगे तो आप पहला क्वेश्चन देखेंगे जैपनीज इंसेप्टलाइज पे, उस पे आप देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, एक ग्राफ बार ग्राफ पे क्वेश्चन है, लेकिन उसी के नीचे आप देखिएगा एक रेशियो प्रोपोर्शन के बेस में आपको एक टेबल भी मिलेगा। तो आप 2020 का जब पेपर को आप क्लैट का उठाकर देखोगे तो आपको इन सारी चीजों को मिलेगा। अब समझ में नहीं आता बच्चों को, अब उस क्वेश्चन में भी आप देखोगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि अब रेशियो प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन उसी एक ही डीआई में आपको रेशियो प्रोपोर्शनल, एवरेज, परसेंटेज सारे क्वेश्चन बेस मिलेंगे, और एक ही डीआई में आपको टेबल भी मिलेगा और बार ग्राफ में भी मिलेगा। तो इस तरीके से किस तरीके से इन सारी चीजों को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, और किस तरीके से पहचानते हैं कि आखिर किस टाइप का डीआई है, वार ग्राफ है, टेबल है, टेबलर है, या फिर पाई चार्ट है, इन सारी चीज़ों को किस तरीके से हम पहचानते हैं और उसके बेस पे किस तरीके से क्विक मेथड से सॉल्व करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखते जाते हैं धीरे धीरे। तो हमने देख लिया कि हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ डीआई है, एक टेबलर डीआई है, पाई चार्ट है, बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, और कैसलेट डीआई है। एक एक करके हम समझते हैं कि टेबलर डीआई क्या होता है, पाई चार्ट्स क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है, लाइन ग्राफ क्या होता है, और कैसलेट डीआई क्या होता है। तो चलिए देखते हैं टेबलर डीआई। In the tabular method, data is arranged in the vertical or horizontal rows. It is the easiest way to representing data, but not the easiest way to interpreting data. तरह क्या डाटा को हॉरिजेंटल और वर्टिकल मेथड में इसको अरेंज किया जाता है, उसी को हम टेबुलर फॉर्म ऑफ डीआई बोलते हैं। मीन्स कि मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट था, वो क्लाइट का क्लास कंडक्ट करवा और उन्होंने एक मॉक टेस्ट लिया, और मॉक टेस्ट में इस तरीके से मान लीजिए कि 90 to 100 मॉक टेस्ट हुआ 100 मार्क्स का, उसमें 90 to 100 किसी का आया, किसी का 80 to 90 आया, किसी का 70 to 80 आया। इस तरीके से एक फॉर्मेशन होता गया। मान लीजिए 90 to 30 3 स्टूडेंट का, 20 स्टूडेंट का, 3 स्टूडेंट का, इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता गया। मीन्स एक टेबल के फॉर्म में सारे चीज़ों को रिप्रेजेंट कर देना। ये मान लीजिए ये मॉक 1 था, ये मॉक 2 में कितना आया, मॉक 1 था, मॉक 2 था, इसी तरीके से हम इसमें देखें मॉक 3 में। तो इस तरीके से एक टेबल के फॉर्म में दे दिया गया, और फिर इसके बेस पे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं कि मॉक 1 में मॉक 2 से, अब मॉक 2 में मान लीजिए 5 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट, 10, 15, 14, इस तरीके से मार्क्स आए सबका। ठीक है, ये मॉक है, ये मार्क्स है, ये मार्क्स है। अब क्या हुआ कि इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, कि मार्क्स, इतना मार्क्स का क्वेश्चन था, ये मार्क्स थे, और इतने मार्क्स के क्वेश्चन थे 90 to 100 के बीच में। 3 स्टूडेंट्स का आया, फिर 80 to 92 2 स्टूडेंट्स का, 70 to 23 स्टूडेंट्स का। अब इसके बेस पे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि मॉक 2 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 92 या 102 या फिर 80 to 100 के बीच में कितने स्टूडेंट्स का मार्क्स आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर इसी के बेस पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि मॉक 2 में 90 to 100 के बीच में जो मार्क्स आए हैं वो कितना % ज़्यादा और कम है, इससे 70 to 80 जो मार्क्स आए हैं उसके बेस पे। तो इस टाइप से डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होता है टेबुलर डीआई से। और टेबुलर डीआई से और डिफरेंट टाइप्स का हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, उससे एवरेज पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास, रेशियो प्रोपोर्शनल पे भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। यदि आप 2020 का देखोगे तो आपको एक ग्राफ मिलेगा, उसके बेस पे फिर रेशियो प्रोपोर्शनल का दिया गया कितना लोग इस डिजीज से डिफेक्ट हुए थे। इस तरीके से क्वेश्चंस को उसको पुटअप किया गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि टेबुलर डीआई हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एक अरेंज, एक अच्छे वे में, एक फेल्ड मैनर में इसको अरेंज किया जाता है, और उसके बेस पे फिर क्वेश्चंस का क्या होता है, क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। तो इस तरीके से हम टेबुलर डीआई को करते हैं। ये हमारा है पाई चार्ट। इसको आप जानते होंगे अच्छे तरीके से कि पाई चार्ट होता क्या है। तो पाई चार्ट समटाइम्स कॉल्ड सर्कल चार्ट, क्योंकि एक सर्कल है तो इसे हम कभी कभी क्या कर सकते हैं, सर्कल चार्ट भी हम इसे बोलते हैं। इज द वे टू समराइजिंग द सेट ऑफ नॉमिनल डाटा और डिस्प्लेइंग द डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए गिवन वेरिएबल distribution. This type of chart of circle divided into series of the segment. इस segment represent the particular category. सिंपली करा कि एक पाई चार्ट को हम सर्कल चार्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि एक सर्कल का ही ये क्या करता है, एक पोर्शन डिवाइड करता है, इस पोर्शन को डिवाइड करता है। मीन्स मान लीजिए एक सर्कल है, इसी सर्कल को अलग अलग पार्ट्स में ये डिवाइड कर देता है। मान लीजिए, सॉरी, इसको मैं सेंटर मान लेता हूँ। तो इस तरीके से अब मान लीजिए, अब एक ले लेते हैं हम, इंडिया का ही ले लेते हैं, और अभी वर्ल्ड के जो फेमस लीडर हैं, नरेंद्र मोदी हो गए, हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए, ये सारे जो है यदि ले लें तो हम मान लेते हैं नरेंद्र मोदी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 90% लोग करते हैं,
तो इस तरीके से जो बाइडेन, तो मान लेते हैं 3% लोग करते हैं इनको। तो इस तरीके से हम एक पाई चार्ट का फॉर्मेशन होता है कि पाई चार्ट में एक सर्कल को ही अलग अलग भाग में रिप्रेजेंट किया जाता है और ईच सेक्शन कुछ ना कुछ दिखाता है। जैसे कि एक यहाँ पे दिया गया है कि ये क्या अलग अलग टाइप्स का पार्टिसिपेंट है जो अलग अलग टाइप में अलग अलग गेम में क्या करता है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है जो गेम में पार्टिसिपेट करता है अलग अलग गेम में। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है, इसका इतना, चेस में 16% लेता है, तो पोकर में 7% लेता है। इस तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है कि एक पाई चार्ट दे दिया, उसके बेस पे उसका डिवीजन कर दिया कि इतने परसेंट पे ये, इतने परसेंट पे ये, इतने परसेंट पे। जिस तरीके से ये मैंने समझा कि मान लीजिए नरेंद्र मोदी को 90% लोग करते हैं, इसी तरीके से जो बाइडन साहब हमारे उनको 3% लोग करते हैं। तो इस तरीके से क्या है वो फेमस है। मान लीजिए 90% लोग इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं, 3% लोग जो बाइडन को फॉलो अप करते हैं कि हाँ भाई वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पाई चार्ट पे पुट अप किए जाते हैं, जो कि एक एग्जांपल इससे भी समझ सकते हैं और एक एग्जांपल इससे भी समझ सकते हैं। इस तरीके से है और इसी के बेस पे फिर आपको, अब मान लीजिए कि इसी पाई चार्ट का मैं दे दूं कि ये टोटल जो है ना, जितना भी परसेंटेज है या फिर जितने भी प्लेयर्स हैं, टोटल नंबर्स ऑफ प्लेयर 5000 है। टोटल नंबर्स ऑफ प्लेयर कितने हैं? 5000। ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ प्लेयर कितने हैं? 5000। अब आप देखिए इस पे क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम अप होते हैं, किस तरीके से हम फ्रेम कर सकते हैं। टोटल, अब मैं आपसे पहला एक क्वेश्चन पूछ दूं कि ये बताओ कि चेस का नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं? चेस में नंबर्स ऑफ प्लेयर कितने हैं? तो चेस का नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ प्लेयर इन चेस। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर हु प्ले चेस। तो चेस कितने लोग खेलते हैं? अब आप ये बताइए। तो चेस का कितना 15% है। 15% किस में से? 5,000 में से। तो आप सिंपली क्या करोगे, 5,000 का 15 निकालोगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। अब मैं मान लो कि बोल दिया कि मोनोपोली और पोकर मिलाकर कितने परसेंट और नंबर ऑफ परसेंटेज क्या है गेम खेलने का, दोनों मिलाकर। और फिर मैं ये भी क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रेम अप हो सकता है कि पोकर, मोनोपोली, ये सारे क्वेश्चंस को यदि पोकर और मोनोपोली को मिला रहे हैं तो कितने परसेंट प्लेयर्स अलग अलग गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या होगा जो पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग गेम में। तो इस तरीके से क्वेश्चन का फ्रेम अप होता है। मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं कि किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं पाई चार्ट पे, टेबलो डीआई पे, और आगे जो अभी अगले स्लाइड में हम देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम अप होते हैं और किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इन सारी चीजों को मैं भी देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही मैं बता रहा हूँ कि एक रफ आइडिया मैं बता रहा हूँ कि ये पाई चार्ट है, जो कि पाई चार्ट दिया गया, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। आप माइंड समझिए जो एग्जामिनर है वो किस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम करता होगा, और वो फ्रेम करने की प्रक्रिया को यदि आप समझते हैं, फ्रेम करने का प्रोसेस को समझते हैं, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का वे बड़ा ही सुंदर लगेगा। क्वेश्चन यदि आप बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, यदि आप एग्जामिनर के ब्रेन को, क्वेश्चन फ्रेम करने का ब्रेन को आप बेहतर तरीके से समझ पाते हो तो इस तरीके से, जैसे देखिए ये पाई चार्ट दिया हुआ था, मैंने कुछ नहीं किया, आपके सामने पाई चार्ट था, इसी पे हमने क्वेश्चन फ्रेम अप करना शुरू कर दिया। अब इसी पे मैं अलग अलग टाइप से कम ये जो आपको पाई चार्ट दे रहा है, इस पे 30 क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता हूं अच्छे तरीके से, और उसको आपको सॉल्व जब करने के लिए दिया जाएगा तो सर इससे ये कैसे निकल सकता है, इसको इस तरीके से, ये सारी चीजों को हम डील करेंगे आगे आने वाले सेक्शंस में। जब हम आगे लेक्चर्स लाएंगे, जब हम विद इन अ वीक 3 और 4 डीआई लेकर आएंगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा इस टाइप से क्वेश्चन को इस टाइप से फ्रेम किया जाता है और इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरफ से सॉल्व किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं पाई चार्ट के बेस पे इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फ्रेम जो क्या हो रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए क्या है वार ग्राफ। वार ग्राफ इज अ स्पेसिफिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा using rectangular bars in which the length of the each bar is proportional to the value it's represent. It is a graphical representation of data using bars of different heights. ठीक है जी, क्या रहा है क्या, देखिए समझिए इसको अच्छे तरीके से। फिर हम आते हैं कि बार ग्राफ किस तरीके से क्वेश्चंस को पुट अप किए जाते हैं। बार ग्राफ इज अ स्पेसिफिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा इन रेक्टेंगुलर बार्स। क्या है रेक्टेंगुलर बार्स? क्या आपको ये रेक्टेंगल दिख रहा है? जी बिल्कुल सर दिख रहा है, ये भी तो रेक्टेंगल ही है, ये भी तो रेक्टेंगल ही है रेक्टेंगुलर बार्स में, और इसको प्रोपोर्शनल टू इट्स वैल्यू। अब जैसे देखिए ये कितना था
150 था तो 150 के सामने इसको बनाया गया। 200 था तो देखिए 200 के सामने कोई नहीं बनाया गया। यहाँ पे कितना है, ये मान लीजिए 225 है, इन दोनों के मिडल में है तो 225, जिसके बीच मीन्स जो हाइट दिया जाता है और स्पेसिफिक जो डाटा रहता है उसके प्रोपोर्शनल पे हाइट को रिप्रेजेंट किया जाता है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ ईच बार इज प्रोपोर्शनल टू इट्स वैल्यू रिप्रेजेंट्स। जो उसका वैल्यू रिप्रेजेंट्स करता है उसी के बेस पे इस ग्राफ को बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, 400 का है तो ये 350 और 400 के बीच में तो 375 होगा। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से इसको बनाया जाता है। अब देखिए इसमें क्या था, ये नंबर ऑफ एप्पल्स ट्री है, ये नंबर ऑफ एप्पल ट्री है, और ये एक चार्ट दिया गया 2009 में या फिर 2005, 6, 7, 8 में किस तरीके से नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज हो रहे हैं ईयर बाई ईयर। तो 2005 में कितना था, 150 पेड़ ट्रीज थे, इस 2006 में बढ़ गए, 2007 में 350 पहुंच गए, फिर 2008 में कम हो गए। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसी के बेस पे देखिए क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और दिया गया है, 1 यूनिट इक्वल टू 50 ट्रीज। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यदि बार ग्राफ के क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी देख सकते हैं, और आगे आने वाले अलग अलग जब आप मॉक को अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। आपको बार ग्राफ में ऑलमोस्ट 60, 70, 80% में आपको एक टैगलाइन मिलेगा। क्या टैगलाइन मिलेगा, यूनिट का, कि 1 यूनिट के बराबर ना 50 पेड़ है, 1 यूनिट के बराबर ना 20 लोग हैं। इस तरीके से बार ग्राफ में क्वेश्चंस को पुटअप कर दिए जाते हैं। अब बच्चा क्या करता है, इसको ही भूल जाता है, ये वाला क्वेश्चंस, ये वाला माइंड सेट ही भूल जाता है और डायरेक्ट इस पे सॉल्व कर लगता है। और इस पे सॉल्व करने में कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते और इरिटेट होकर वो छोड़ देते हैं। लेकिन यदि क्लैट का एग्जाम आपको क्लियर करना है, लोग बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं सर ये तो सबसे कम मार्क्स का है, इसको क्या ही पढ़ना, इतना हार्ड शिफ्ट। लेकिन यदि आप डीआई को बेहतर तरीके से समझ पाते हो, यदि आप डीआई को बेहतर तरीके से डील आउट कर पाते हो, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ श्योर आपका सक्सेस होगा, जो कि टोटली बेस्ट रहेगा क्वांट पे। आप सारे सेक्शंस को बनाते तो सॉल्व तो करोगे ही, यदि आप क्वांट को सॉल्व करते तो आपका परसेंटेज ऑफ सक्सेस बढ़ जाता है। इसलिए आप क्वांट को तो सॉल्व करो ही करो, इससे क्या हो जाएगा, आपका परसेंटेज सक्सेस होने का, पास होने का एग्जाम का, यदि आपका 60% है तो 80% हो जाएगा। बट ये मार्क्स कम है, फिर भी आपका 80% सक्सेस का वैल्यू बढ़ जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व करो ताकि आपको ये एक बेहतर आउटपुट दे सके। तो आप डीआई को क्लैट का एक हल्के मेथड में, यार क्या इतने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, इसको क्या ही सॉल्व करना, ये मत करो। आप इसको सॉल्व करो, ये आपके परसेंटेज को, पास करने के परसेंटेज को बढ़ावा देगा, आपको एक स्ट्रेंथ देगा। इसलिए मैं ये आज सेशन लेकर आया ताकि आपको एक बेहतर वे में मिले कि आखिर डीआई होते क्या है, उस पर क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किए जाते हैं, टेक्निक्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के। और आगे तो मैं अभी एक वीक में 3 और 4 मॉक्स लेकर आऊँगा, डीआई टोटली बेस्ट रहेगा। उसमें आपको पता चलेगा अच्छा इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, डीआई को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, इतना ईजी वे है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास होने के परसेंटेज को बढ़ावा देगा, ना कि आपको नीचे गिराएगा। ये आपको क्या करेगा, आपका ये टाइम को कभी भी किल नहीं करेगा, ये आपको स्ट्रेंथ देगा आपके एग्जाम में पास आउट होने का। इसलिए आप इसको बार बार सॉल्व करने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो, क्योंकि ये इजी मेथड है। डीआई हमें देखने में लगता है कि इतना बड़ा पैसेज, इतना बड़ा डीआई, इस पे इतना 5 क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते करते तो मेरा टाइम ही बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आप देखो ना कि यदि एक डीआई को आप बेहतर तरीके से समझ लेते हो, एक डीआई को आप बेहतर तरीके से जान लेते हो, समझ लेते हो, तो आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एक डीआई पे आपके 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। और क्या है डीआई, यदि आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो। जैसे पाई चार्ट का भी मैंने बताया, कुछ नहीं क्वेश्चंस, यदि आप ना एग्जामिनर के माइंडसेट को, क्वेश्चंस को समझ लेते हो ना कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, इसीलिए मैंने इन सारे बार ग्राफ पे, मैं चाहता तो क्वेश्चंस पुटअप करके लाता, लेकिन मैंने क्वेश्चंस पुटअप करके नहीं लाया। मैंने डायरेक्टली क्या किया, मैंने एक बार ग्राफ उठा लिया, मैंने कहा चलो सामने फ्रेम करूंगा, तो इससे पता चलेगा कि क्वेश्चन फ्रेम कैसे होते हैं। अरे बात समझ में, तो क्वेश्चन फ्रेम कैसे होते हैं, जब ये समझ में आ जाएगा ना आपको, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक, सॉल्व करने का मेथड और सॉल्व करने की स्पीड रेटली बढ़ जाएगा पहले इसकी तुलना में। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको क्वेश्चन फ्रेम करने का माइंडसेट ही बता देता हूँ कि एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन सेट करते हैं। उसको यदि आप सॉल्व कर पाते हो, यदि आप उस क्वेश्चन के माइंडसेट को समझ पाते हो, तो आप क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। चलिए हम आते हैं और इसको देखते हैं। अब ये क्या दिया गया, 1 यूनिट इक्वल टू 50 ट्रीज।
तो 180 का 50 ट्रीज, तो यहाँ पे क्या दिया है, 50 है, 100 है, 150 है, 200 है। तो यदि यहाँ पे मैं बोलूँ कि 150 है, तो 150 यदि है तो एक यूनिट में कितने हैं, 50 ट्रीज हैं, तो 150 दिया गया है यहाँ पे। कितना दिया गया, 150। तो नंबर ऑफ ट्रीज, यदि आपसे यहाँ पे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाए कि नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, कितने 2005 में ग्रो हुए थे या 2005 में उसको प्रोड्यूस किया गया था उसको, या 2005 में नंबर ऑफ ट्रीज कितने ग्रो हुए थे, तो आप कर दोगे सर जल्दी में कि सर 150। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है कि 150, यहाँ पे क्या बताया गया 150 तो है ही 150 ट्रीज। इस बार ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक सेक्शन और दिया गया है कि 1 यूनिट इक्वल टू 50 एप्पल ट्रीज। तो आपको 150 में 150 ट्रीज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो रियल नंबर ऑफ ट्रीज आपको पता चलेगा कि 2000 में कितने नंबर ऑफ रियल ट्रीज, 2005 में कितने नंबर ऑफ रियल ट्रीज का ग्रोथ हुआ था। इसी तरीके से ग्रो हुआ था। इसी तरीके से 2006 में जैसे कि यहाँ पे क्या है 225, आप कहोगे सर अब मैंने पूछ दिया नंबर ऑफ ट्रीज बताओ 2006 में कितने ग्रो हुए, तो आप बोलोगे सर 225। लेकिन बेसिकली क्या है ये 225 1 यूनिट इक्वल टू 50 है, तो इसमें आपको 50 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसके इस पे आपको क्वेश्चंस का आंसर निकलेंगे। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। आपको डीआई का एक भी सेक्शन को छोड़ना नहीं। आप यदि एक भी पॉइंट को मिस आउट करते हो तो आप पूरे डीआई को नहीं बना पाते। इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि आपको रीड आउट करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ठीक है जी। अब क्वेश्चंस बहुत सारे पुटअप किया जा सकते हैं कि मान लो मैंने पूछ लिया 2007 के कंपेरिजन में 2005 में 2007 के कंपेरिजन में 2005 में कितने परसेंट ऑफ मोर ट्रीज और लेस ट्रीज ग्रो हुए एप्पल का। क्वेश्चन क्या है कि 2007 के कंपेरिजन में 2005 में लेस और मोर हाउ मच परसेंटेज ग्रोथ, नंबर ऑफ ट्रीज ग्रोथ। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा 2007 में कितने नंबर ऑफ ट्रीज थे, 2007 में कितने नंबर ऑफ ट्रीज ग्रोथ हुए, 2005 में कितने ग्रो हुए, और उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस को फिर सॉल्व करना होगा। तो इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि 2005 का निकालोगे, 2007 का नंबर ऑफ ट्री निकालोगे और इन दोनों के बीच में लेस और मोर का परसेंटेज निकालोगे। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको परसेंटेज का एक बेसिक नॉलेज तो पता होना ही चाहिए, तभी तो आप परसेंटेज निकालोगे। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को फ्रेम किए जाते हैं और इसको सॉल्व किए जाते हैं। आई होप कि आपको बार ग्राफ का एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा कि बार ग्राफ के क्वेश्चंस को एक बेहतर तरीके से किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, और ये है सबसे अच्छा लाइन ग्राफ। अच्छा, बार ग्राफ पे ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, यदि आप देखोगे तो बार ग्राफ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइन ग्राफ पे अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है। लाइन ग्राफ का देखा जाए तो क्वेश्चंस पुटअप नहीं किए गए, लेकिन बार ग्राफ के क्वेश्चन आपके आते हैं। आप लाइन ग्राफ को देखते हैं, लाइन ग्राफ आल्सो नोन एज लाइन ग्राफ as a line plot or a line chart is a graph that uses a line to connect the individual data points. A line graphs define the quantitative values over a specific time interval. कह रहा है क्या, जो लाइन ग्राफ होता है आप देखते हो कि जिग पोजीशन, यदि आप स्टॉक मार्केट वगैरह देखते होगे तो उसमें भी आपको जिग पोजीशन दिखता होगा। कभी ऊपर चला गया मार्केट, कभी नीचे आ गया, कभी ऊपर चला गया, कभी अप डाउन चलते रहता है, कभी एक स्टेबल भी आ जाता है कि भाई कांस्टेंट है। आज बोलते ना अपर सर्किट लग गया या लोअर सर्किट लग गया, इस तरीके से हम बोलते भी हैं जब हम स्टॉक मार्केट को खेलते हैं, अच्छे तरीके से देखते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, लाइन ग्राफ, इसी पे रिप्रेजेंट होता है। आप देखें लाइन ग्राफ क्या है, अब इसको गौर से देखिएगा तो एक कोई लाइन ग्राफ दिया गया है, इस पे क्वेश्चन है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मंथ्स के नेम है, और उसके बेस पे मान लीजिए ये क्या है, एक तरीके से मान लीजिए एक इंस्टीट्यूट का ग्रोथ रेशियो है कि जैन में, फेब, मार्च, अप्रैल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने एडमिशन लिए उस पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट में। तो आप देख सकते हो इस तरीके से। और एक तो ये हो गया, मान लेते हैं कि ये जो लाइन हमारे पास दिया गया है, ये जो ये आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है, इसको हम मान लेते हैं क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एडमिटेड इन पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट। और सेकेंड हैंड में हम मानते हैं जो ग्रीन सिग्नल है, इसको हम मान लेते हैं क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लेफ्ट दैट पार्टिकुलर। अब इस तरीके से हम इसको देखते हैं।
अब एक ग्राफ इस तरीके से क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है कि जो भी आपको लाइन दिया गया है, जो भी लाइन दिया गया है ग्राफ में, वो एक पार्टिकुलर मीन जो अलग अलग दिखाया गया है, ये जैसे ग्रीन है, ब्राउन, तो इसके अलग अलग क्या मायने होते हैं, क्या क्या मतलब होते हैं, ये सारी चीज़ों को दिखाया गया है। तो इसी तरीके से इसमें मैंने मान लिया कि एक जो ग्राफ का लाइन दिखा रहा है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखा रहा है, और एक जो दिखा रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लेफ्ट दैट पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट, और एक दिखा रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एडमिटेड इन दैट पार्टिकुलर। अब देखिए इस ग्राफ को देखेंगे तो क्या यदि हम देखें जैन में, फेब में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, तो इस तरीके देख सकते हैं। जैसे अप्रैल है तो अप्रैल में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या है, स्टूडेंट्स हु एडमिटेड इन दैट पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट, तो कितना है 90 से 60 के बीच में है। तो अब यहाँ पे पहले गैप देख लो, आप कितने का गैप है, 30 का गैप है, तो मीन्स 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो मीन्स कितना 80 स्टूडेंट ने अप्रैल में एडमिशन लिया। ठीक है, इसी अप्रैल में देखूं तो कितने नंबर ने स्टूडेंट ने लेफ्ट आउट किया, तो 90 स्टूडेंट ने। तो इस तरीके इस बार ग्राफ का हम पहले एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, एक टेबल फॉर्म बनाते हैं, और उसके बाद फिर इस पे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं कि बताइए कि मई मंथ के कंपेरिजन में दिसंबर मंथ में कितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया और कितने स्टूडेंट ने इंस्टीट्यूट को लेफ्ट किया। अब इस तरीके से क्वेश्चंस को पुटअप किए जाते हैं और क्वेश्चंस को बनाए जाते हैं, और उसके बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो यही कह रहा है कि लाइन ग्राफ जो करता है वो क्या करता है, कनेक्ट करता है इंडिविजुअल डाटा और पॉइंट्स को। मतलब अ लाइन प्लॉट और चार्ट इज ग्राफ दैट यूज टू लाइन टू कनेक्ट द इंडिविजुअल डाटा और पॉइंट्स। मतलब एक एक पॉइंट एक एक डाटा को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरीके से ये पॉइंट सिंपली 150 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी तरीके से डिपेंड करता है। और एक स्पेसिफिक इंटरवल में, मंथ के इंटरवल में, ईयर के इंटरवल में, टाइम के इंटरवल में उसको बताता है कि इतने कितने बीच में ये हुआ था, इतने कितने बीच में बिटवीन में ये हुआ था। और इस तरीके से लाइन ग्राफ का क्वेश्चंस को फ्रेम भी किए जाते हैं, और लाइन ग्राफ के क्वेश्चंस इस तरीके से बनते हैं। लाइन ग्राफ के कॉन्सेप्ट को आपको बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। अब भी हम बहुत सारे DI लाइन ग्राफ पाई चार्ट पे हम लेकर आएंगे मॉक में, तो आपको समझ में आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको मैंने सबसे लास्ट में रखा, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यदि आप प्रीवियस ईयर का उठा कर देखोगे क्लाइट का, तो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको एक ही चीज से मिलेगा, वो है कैसलेट DI। कैसलेट DI से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। कैसलेट DI को यदि आप सॉल्व करने का प्रोसेस को, सॉल्व करने के मेथड को, टेक्निक्स को बेहतर तरीके से जान लेते हो, देन मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि आपको क्लाइट के पेपर में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। कैसलेट DI क्लाइट के क्वांट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोग DI बोलते रहते हैं, मैं कहता हूं कैसलेट DI बोलो। कैसलेट DI एक मेन फ्रेमवर्क है, मेन क्वांट का मेन यदि देखा जाए कि क्वेश्चंस मोस्टली कहाँ पे आते हैं, तो कैसलेट DI पे। और कैसलेट DI टेबलर फॉर्म, ग्राफ फॉर्म, पाई चार्ट के कंपेरिजन में थोड़ा सा लेंदी भी हमें महसूस पड़ता है, क्योंकि उसके वो पढ़ना पड़ता है। यदि टेबलर फॉर्म को देखा, पाई चार्ट को देखा, तो हमें परसेंटेज, वैल्यू, उसका कितना वैल्यू होगा, कितना नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये सारे हम फास्टली निकाल पाते हैं। जबकि कैसलेट DI में इसको रीड आउट करना पड़ता है, फिर एक टेबल के फॉर्म में या फिर आपको पाई चार्ट के फॉर्म उसकी तरफ बनाते हैं, उसके बाद फिर हम उसे सॉल्व करते हैं। तो कैसलेट DI वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्वांट का, क्लाइट का, क्लाइट का। करा कैसलेट DI द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स, प्रेजेंटेड इन द फॉर्म्स ऑफ पैराग्राफ्स, है ना जी। पैराग्राफ मतलब कि एक स्टोरी क्रिएटिंग, जैसे एक आपका इंग्लिश का पैसेज किस तरह से आता है कंप्रिहेंसिव बेस में, उसी तरीके से ये भी आता है एक पैराग्राफ के फॉर्म में। देयर आर नो टेबल्स और ग्राफ्स इन द कैसलेट। कैसलेट में ना ही टेबल होता, ना ही कोई ग्राफ होता है। ठीक है, टू आंसर द क्वेश्चन यू मस्ट रीड द इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट अ टेबल, ऑर्गेनाइज द डाटा प्रोवाइडेड। जब भी आपको कैसलेट DI बनाना होगा, तो देन यू हैव टू फर्स्टली रीड द होल कैसलेट DI, then you have to organize the data in the tabular form और graph form, whatever you want। इस तरीके से कैसलेट DI को फॉर्म करते हैं। देखते हैं हम कैसलेट DI के एक क्वेश्चंस को, आपको देखकर समझ में आएगा कि किस तरीके से कैसलेट DI को सॉल्व करते हैं। कह रहा है गिवन बिलो इज द डाटा अबाउट स्टूडेंट्स अपेयर इन द एग्जाम A and B in 6 different years 2011 to 2016. Total student appear in the both exam in 2016 8,000 while in 2013 is 5800.
Average number of students appear in exam B is 2000 in 2011 and 2013 is 3100, and in the ratio 13 to 18 to 13. A student appeared in the exam A in year 2015 is 100 by 3% more than the student appeared in exam B in the same year. Total student appeared in 2016 is 25% more than the student appeared in 2011. A student appeared in the exam A in 2016 is 1700 by 227% more than the student appeared in the exam B in 2015. The ratio of total student appeared in 2016-14 is 16:3. Total number of students appearing in exam A in all 6 years is 21,100. A student appearing in exam B in 2011 is same as the student appearing in exam A in 2015. A student appeared in exam A in 2012 is 700 more than a student appeared in exam in 2014. A student appeared in exam B is 2015 is 1200 less than that of the same exam in 2012. अब मैंने इतनी जल्दी तो पढ़ दिया, ये स्वाभाविक सी बात है, ये बेसिक सी बात है कि आपको ये DI मेरे पढ़ने से समझ में आया नहीं होगा, क्योंकि इतने जल्दी तो DI को आप ग्रैब ये कैसे DI को तो कर नहीं सकते। तो सिंपली ये क्या कहा गया है यहाँ पे कि जो ये डाटा दिया गया है, 2 एग्जाम हुए थे, एग्जाम A और B, किसके किसके बीच में, 2 इयर्स के बीच में, मतलब 2011 टू 2016, 2011 टू 2016। और इसके बेस पे फिर इसका पूरा स्ट्रक्चर को बनाया गया, इस पूरे कैसलेट DI को स्ट्रक्चर को बनाया गया। जैसे कि 2016 में 18,000 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, सॉरी 2016 में 18,000 ने क्या, जबकि 2000 में 5800। और एवरेज स्टूडेंट अपेयर इन एग्जाम B 2011 से 2013 के बीच में 3100 स्टूडेंट किया, जो कि रेशियो में कितना है 13:2। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 2011 एंड 2013 में कितने स्टूडेंट अपेयर किए, 3100। अब इसका रेशियो दिया गया है 80:13। तो अब इसके बेस पे आपको 2011 और 2000, जैसे 2011 एंड 2013 का आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा रियल नंबर कितना होगा। तो 31 का आपको निकालना पड़ेगा 18 और 13 का निकालना पड़ेगा आपको, और 13 का आपको, इन दोनों का रेशियो का फॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपका ये यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया और बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि इस तरीके से एक DI कैसे DI दिया जाता है। और देखिए लास्ट में क्वेश्चन क्या, इन विच ईयर टोटल स्टूडेंट्स अपेयर इन बोथ एग्जाम इज द थर्ड हाईएस्ट। करा किस ईयर में टोटल स्टूडेंट जो अपेयर हुए थे दोनों एग्जाम में, जो कि तीसरा सबसे हाईएस्ट था। तो इस तरीके से हम इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये एक DI दिया जाता है, कैसे DI दिया जाता है, और इसके बेस पे क्या होता है, क्वेश्चंस को पुटअप किए जाते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम इसको डील आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चंस को यदि देखा जाए तो आपको 2011 से 2016 तक आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, इस तरीके से आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा कि A एग्जाम में, B एग्जाम में, यहाँ पे बना लेते हैं सॉरी, A एग्जाम में और B एग्जाम में किस तरीके से इसको सॉल्व, किस तरीके से इसको, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट हुए। फिर उसके बेस पे आपको सारा डाटा निकालना पड़ेगा, और फिर उसके बेस पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको आपको सॉल्व करना। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि कैलकुलेट DI किस तरीके से होते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक को सॉल्व करने का, इस इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ये जो हमारे पीछे दिख रहा है अभी, इसके बारे में बताता हूँ। ये तो मैं एक बता सकता हूँ कि कोई भी DI को सॉल्व करने के लिए हमारे माइंड में ये 6 टेक्निक्स रहने चाहिए, जिसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, DI को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये सारे टेक्निक्स को अप्लाई किस तरीके से करते हैं ना, जैसे कि सबसे पहला टेक्निक है ये आस्क द राइट डाटा, इंटरप्रेट द क्वेश्चन, क्वेश्चन से आखिर पूछ क्या रहा है इसके बारे में बताओ। फिर कलेक्ट द एस्टिमेटेड डाटा, उसके डाटा को कलेक्ट करो अच्छे तरीके से। यूज द राइट विजुअलाइजेशन टाइप्स, उसको किस तरीके से राइट वे में यूज कर सकते हैं। स्टार्ट इंटरप्रेट डाटा, उस डाटा को फिर अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करो। बस ये 4 जो 6 फंक्शन दिए गए हैं ना, जो 6 की दिए गए हैं इस डाटा इंटरप्रिटेशन का मेथड को सॉल्व करने का, ये सारे मेथड तो मैं ऐसे यदि भरवली बताऊं आपको तो ये आपको लगेगा कि कुछ आया नहीं हाथ में। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि जब हम DI मॉक जब हम लेकर आएंगे
वीक में 3 और 4 डेज। तो आपको जब इन सारे चीज़ों को ना हम एक जब डीआई को सॉल्व करेंगे और कहेंगे देखो यहाँ से ये पॉइंट हमने निकाला और इसको यहाँ से हम डाटा को यहाँ पे कलेक्ट किया और इसके बे पे हम इन सारे क्वेश्चंस को पुटअप कर रहे हैं, तो फिर हम आपको समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ से हमने एक डाटा को निकाला और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक टेक्निक्स है जिसके बेस पे हम सॉल्व करते हैं। मीन्स 6 टेक्निक्स है जिसको कहा जाता है कि डाटा इंप्रेशन जब सॉल्व करना हो तो आपको ये 6 टेक्निक्स तो आपको आपके माइंड में मेकअप कर लेना चाहिए पहले ही, जिससे कि आपको क्या हो जाए डीआई सॉल्व करने में अच्छे तरीके से आप डीआई सॉल्व करने में सक्षम हो सके, अच्छे तरीके से यू आर एबल टू डू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ डीआई। ठीक है जी, तो ये सारा था डीआई के बारे में कि किस तरीके से डीआई को हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट है, यदि आपको कोई भी इंक्वायरी क्लाइंट से रिलेटेड चाहिए होगा, एडमिशन से रिलेटेड या फिर किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उसका सॉल्यूशन या फिर एडमिशन या फिर एक पर्सनल हेल्प बैक सर की फॉर्म कब आएगा, एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करें, एवरीथिंग का सॉल्यूशन आपको आप इस दोनों कॉन्टैक्ट नंबर पे कर सकते हो, या फिर आप हमें मेल कर सकते हो claritudeforclarity@gmail.com पे, या फिर हमारे वेबसाइट पे आप अपने क्वेरी को पुटअप कर सकते हो। इन सारे मेथड पे, इस सारी जगहों पे हम हैं और आप मुझे बता सकते हो, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे को फॉलो कर सकते हो क्लैरिट्यूड लॉ एकेडमी को, या टेलीग्राम पे हमें फॉलो अप कर सकते हो। इन सारी जगह पे हम क्लैरिट्यूड के नाम से आपको ये मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और यदि डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारे कांटेक्ट नंबर या फिर claritude@gmail.com या फिर हमारे वेबसाइट पे आप डायरेक्ट रीच करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। हम बेसिक रूप से हम यह समझना प्रयास कर रहे थे कि आखिर डीआई होता क्या है, डीआई को सॉल्व किस तरह करते हैं, डीआई का क्वेश्चन किस तरह से एग्जामिनर फ्रेमवर्क करते हैं, और डीआई को अच्छे तरीके से एक बेहतर तरीके से हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और किस किस टाइप से डीआई हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए। अभी हम एक सीरीज भी लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर का क्वांट का, तो आपको सॉल्व करना होगा। यदि आपको लीगल्स, क्रिटिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, क्वांट, इंग्लिश में किसी भी टाइप का हेल्प की जरूरत हो, किसी भी टाइप का उससे कम्प्रिहेंसिव, लीगल का, लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग, इन सारी चीज़ों का, लीगल रीजनिंग, इन सारी चीज़ों का यदि आपको किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए होगा तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कर सकते हो। बशर्ते हम एक इस नेक्स्ट वीक से हम एक सीरीज लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर पेपर का, क्वांट का, प्रीवियस ईयर का, लीगल रीजनिंग का, क्रिटिकल रीजनिंग का, ये सारे सीरीज लेकर आएंगे हम, जिससे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखकर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से उसको सॉल्व किया है जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।